केरल के त्रिशूर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त उनका संबोधन शुरू हो गया। तब हमारी ताकत हमारे पोर्ट से, हमारे पोर्ट सिटीज थे। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। हम यहां के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। साथियों, आज यहां देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। ये सुविधाएं केरला और भारत के इस दक्षिणी क्षेत्र के विकास को गति देंगी। मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के निर्माण का ऐतिहासिक गौरव कोच्चि शिपयार्ड के पास है। इन नई सुविधाओं से शिपयार्ड की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं केरला के निवासियों को इन सुविधाओं के लिए बधाई देता हूं। साथियों, पोर्ट, शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज के सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इससे पोर्ट्स में अधिक इन्वेस्टमेंट आया है और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इंडियन सीफेयरर्स, उससे जुड़े जो नियम थे, उसमें किए गए रिफॉर्म्स की वजह से पिछले 10 साल में इंडियन सीफेयरर्स की संख्या में 140% की वृद्धि हुई है। देश के भीतर वाटरवे के उपयोग से अब पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्ट में नई तेजी आई है। साथियों, जब सबका प्रयास होता है तो परिणाम और बेहतर मिलते हैं। बीते 10 वर्षों में हमारे पोर्ट्स ने डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ हासिल की है। 10 वर्ष पहले तक हमारे पोर्ट्स पर शिप्स को लंबा इंतजार करना पड़ता था, उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत शिप टर्न अराउंड टाइम में दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है। साथियों, आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमिका समझ रही है। G20 समिट के दौरान भारत ने मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो प्रस्ताव पर सहमति बनी, वो इसी भावना का प्रमाण है। ये कॉरिडोर विकसित भारत के निर्माण को बहुत बल देगा। इससे हमारी कोस्टल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलेगी। हाल ही में मैरीटाइम अमृत काल विजन भी लॉन्च किया गया है।
विकसित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे सशक्त करेंगे, इसमें इस लक्ष्य का रोड मैप है। भारत को दुनिया की एक बड़ी मैरीटाइम पावर बनाने के लिए हम मेगा पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथियों, केरला में आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे मैरीटाइम सेक्टर में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। नया ड्राई डॉक भारत का नेशनल प्राइड है। इसके बनने से यहां बड़े जहाज, बड़े वेसल तो आ ही सकते हैं, साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का काम भी संभव होगा। इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और जो पैसा हम विदेश भेजते थे वो देश में ही लगेगा। इसके साथ यहां शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी। साथियों, आज इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का भी लोकार्पण हुआ है। इस प्रोजेक्ट से कोची भारत का और भारत एशिया का एक बड़ा शिप रिपेयर सेंटर बनने वाला है। हमने देखा है कि आईएनएस विक्रांत के निर्माण के दौरान किस प्रकार अनेक एमएसएमईज को सपोर्ट मिला था। अब जब शिप बिल्डिंग और रिपेयर की इतनी बड़ी फैसिलिटीज यहां बनी है, तो इससे एमएसएमईज का एक नया इकोसिस्टम बनेगा। जो नया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल बना है, इससे कोची, कोयम्बटूर, इरोड, सेलम, कालीकट, मदुरई और त्रिची में एलपीजी की जरूरतें पूरी होगी। इससे इन इलाकों में इंडस्ट्री और दूसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी मदद मिलेगी और नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, कोची शिपयार्ड आज आधुनिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैस मेड इन इंडिया वेसल्स बनाने में भी अग्रणी है। कोची वाटर मेट्रो के लिए जो इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाए गए हैं, वो प्रशंसनीय है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और गुवाहाटी के लिए भी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पैसेंजर फेरीज का निर्माण यहीं हो रहा है। यानी देश के शहरों में आधुनिक और ग्रीन वाटर कनेक्टिविटी में कोची शिपयार्ड की भूमिका अहम है। मुझे बताया गया है कि हाल में आपने नॉर्वे के लिए भी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कार्गो फेरी डिलीवरी की है। यहां हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले दुनिया के पहले फीडर कंटेनर वेसल के निर्माण पर भी काम चल रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के हमारे विजन को सशक्त करता है। भारत को हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाने का जो हमारा मिशन है, उसको कोची शिपयार्ड और सशक्त कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी भी देश को मिलेगी। साथियों, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को और उसके कारण हमारे मछुआरे भाई बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका मैं इसमें देखता हूं। आज पीएम मत्स्य संपदा योजना से फिशिंग के लिए भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार
डीप सी फिशिंग के लिए मछुआरों को आधुनिक नाव देने के लिए सब्सिडी दे रही है। किसानों की तरह ही मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। ऐसे प्रयासों की वजह से बीते 10 वर्षों में मछली उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज केंद्र सरकार सी फूड प्रोसेसिंग में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इससे भविष्य में हमारे मछुआरे साथियों की आय भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी, उनका जीवन और आसान होगा। केरला का निरंतर तेज विकास हो, इसी कामना के साथ नए प्रोजेक्ट की मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। Make in India, made for the world. That is our take-home message. Our sincere gratitude to the Honorable Prime Minister for the invaluable insights. Thank you, sir, for sharing your... ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केरल के कोच्चि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। कई बड़ी योजनाओं की सौगात केरल को आज मिली है। ये तस्वीरें आपके सामने। राज्यपाल केरल के आरिफ मोहम्मद खान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विजयन मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। बीजेपी आरएसएस कर रही है संस्कृतियों पर हमला, ये कहा है राहुल गांधी ने। भारत में इस समय एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। There is a ideological war going on in India. The RSS and the BJP are attacking all the different cultures in this country. I can see while I'm driving through these roads, your history, your culture, your tradition, your way of life. In fact, just now, when I was giving, but just before I gave my speech, I was told that the people understand English. But I wanted my speech translated in Naga language. Because this is the language you use to talk to each other. So I have to respect it when I come here. And I do the same when I go to Karnataka or when I go to Bengal or to Kerala. और एक बड़ी खबर है, शरद पवार को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। पवार बोले 22 जनवरी के बाद दर्शन करूंगा। 22 जनवरी के बाद आराम से दर्शन होंगे। मंदिर निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। शरद पवार का बयान है निमंत्रण मिलने पर। अयोध्या धाम पर जारी सियासत के बीच शरद पवार ने दावा किया है कि राम मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते ही हो गया था। बीजेपी और आरएसएस अब भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है। कर्नाटक के बेलगांव की सभा में उन्होंने मंदिर के बहाने बीजेपी पर कई सवाल उठाए और राम मंदिर का क्रेडिट राजीव गांधी को दिया। मंदिराचा इतिहास जर बघितला तिथे मंदिर बाबरी मस्जिद फाडल्याच्या नंतर बांधण्याचा ज्यावेळी विचार झाला त्यावेळेला त्याची परवानगी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झाली। त्याला शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला। नंतरच्या काळामध्ये काही लोक कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टामध्ये ती केस अनेक वर्ष चालली। इस दावे के अलावा शरद पवार ने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते का जवाब इस पत्र के जरिए दिया है। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा होने के बाद वो वक्त निकाल कर रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। और भगवान रामलला के विग्रह को आज मंदिर परिसर लाया जाएगा। मंदिर परिसर में भ्रमण के बाद होगा विग्रह प्रवेश। सरयू के जल से सभी पुजारी करेंगे मंदिर को पवित्र।
और रामनगरी से अहम खबर, अयोध्या में निकली कलश यात्रा। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा। यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भी हिस्सा लिया है। पाँच 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है और आज भगवान राम की मूर्ति अपने घर पहुंचने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी और उसके लिए देखिए कितना भव्य कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा निकाला जा रहा है। और ये महिला यहाँ से पैदल गई हैं राम की पैड़ी, और राम की पैड़ी से आप लोग जल लेकर आ रही हैं। ये बताइए, जरा बताइए कहाँ से जल लेकर आ रही है? रामपेड़ी से। राम की पैड़ी से, सरयू से। क्या महत्ता है, क्यों जल लाया गया है? इसी की प्रतिष्ठा में जो है, इसी जल को जो है, इसी के जल से प्राण प्रतिष्ठा होगी, अभिषेक होगा भगवान राम का, इसीलिए हम लोग जल जो है बड़ी खबर है, राम मंदिर पर सीएम योगी का बयान। भारत की सनातन आस्था का प्रतीक। 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में आस्था उमड़ी। 22 जनवरी को जन्मभूमि पर रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या के अंदर 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल का सामना करने के बाद पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में। आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी, कार्य से जुड़ेगा। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। यह आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है। और 22 तारीख से पहले अयोध्या से बेंगलुरु और कोलकाता के लिए विमान सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। ज्योति आदित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया है इसका उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए। आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलुरु और अयोध्या के बीच पहली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही कोलकाता और अयोध्या के बीच पहली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान का बोर्डिंग पास भी स्वीकार किया। एयर इंडिया ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बोर्डिंग पास दिया। आज देश को अयोध्या के साथ, जहां दिल्ली और पिछले हफ्ते अहमदाबाद के साथ हमने जोड़ा था, आज बेंगलुरु और कोलकाता के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा जोड़ा जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होना है। उससे पहले पूरे देश को अयोध्या से जोड़ने की कवायद पूरी की जा रही है। इसी सिलसिले में आज बेंगलुरु और कोलकाता को हवाई मार्ग से जोड़ दिया गया है। अयोध्या धाम को कोलकाता से और बेंगलुरु से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देते हुए यह वायु सेवा अब कोलकाता और अयोध्या के भी दिलों को जोड़ने का काम करेगी। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले आपसी मेलजोल और भाईचारे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हनुमान मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्रमदान किया है। दिल्ली के करोल बाग के हनुमान मंदिर में की सेवा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां पर मंदिर की सफाई की। ये तस्वीरें करोल बाग के हनुमान मंदिर की हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर परिसर में सफाई की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सबसे पहले झाड़ू लगाई, फिर पूरे मंदिर परिसर को पानी से धोया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में श्रमदान किया। अनुराग ठाकुर ने झाड़ू लगाकर पूरे परिसर की सफाई की। अनुराग ठाकुर के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने वशीरबाग के श्री कनक दुर्गा माता मंदिर परिसर में सफाई की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक अपील किया गया, देश में हर व्यक्ति अपने अपने स्थानों में
मंदिरों पर जाकर मंदिरों का स्वच्छ अभियान करना चाहिए, मंदिरों को साफ सुथरा रखना चाहिए, श्रमदान करना चाहिए। इसके अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपील पर देश में लाखों टेम्पल में कार्यक्रम हो रहे। तमिलनाडु के राज्यपाल आयन रवि ने तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर में सफाई की। सफाई के बाद राज्यपाल ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए दो दोस्त आगरा से अयोध्या पद यात्रा पर निकल पड़े हैं। दोनों दोस्तों में एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान। आगरा से अयोध्या की ये पैदल यात्रा खास है। खास इसलिए कि ये दो दोस्तों की पद यात्रा है और ये दोनों दोस्त हिंदू मुस्लिम हैं। हाथ में भगवा झंडा और पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर लेकर ये दोनों जिस रास्ते जा रहे हैं, लोग फूलों की बारिश कर इनका स्वागत कर रहे हैं। जैसे कि मैं उस्मान भाई के साथ में बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूं और हम दोनों एकत्रित होके हमने जो ये डिसाइड किया है पद यात्रा का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का, तो मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे हिंदू और मुसलमान भाई दोनों एकत्रित रहें और हमेशा प्यार बनाए रखें। राम नाम के सहारे उस्मान और प्रिंस 480 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। ये दोनों हर दिन 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। प्रिंस और उस्मान ने 11 जनवरी से ही यात्रा की शुरुआत की है। लोगों ने जब उस्मान अली से राम भक्ति के बारे में पूछा तो उस्मान ने कहा कि मुझे मुस्लिम होने पर गर्व है, लेकिन श्री राम की पूजा करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। इंसान का दिल साफ होना चाहिए। भगवान राम सभी के हैं। लोग दोनों दोस्तों को दुआएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब आपको एक ऐसे राम भक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जिसने रामलला को चढ़ाने के लिए 1265 किलो का लड्डू बना दिया। लड्डू के ऊपर श्री राम का नाम। लड्डू का वजन 1265 किलोग्राम। अयोध्या में श्री राम लला को लड्डू चढ़ाने के लिए हैदराबाद के नागभूषण रेड्डी ने 1265 किलोग्राम का लड्डू बनाया है, जिसे रेफ्रिजरेटेड ग्लास बॉक्स में रखकर अयोध्या ले जाया जा रहा है। लड्डू को बनाने के लिए कई सारे मेवे और रंगों का इस्तेमाल किया गया है। लड्डू को तैयार करने में करीब 30 लोगों ने 24 घंटे तक लगातार काम किया है। हिसाब से बनना 24 आवर्स बन के फिर दूसरा एक 4-5 घंटे के बाद इसमें पूरा हिसाब तोल के इसमें लोड करा सब, पूरा पब्लिक को इन्वॉल्व करा सब, ऊपर उठा के एक बेसिन इसमें डाल के कम से कम जमाने को 4 घंटा लगा सब। लड्डू को बनाने वाले कारीगर ने कहा, मेरे पास ये ऑर्डर आया तो मैं बहुत खुश हुआ। पहली बार मेरे पास इतने बड़े स्तर पर काम आया। कारीगर ने लड्डू को ऐसे बनाया है ताकि रास्ते में लड्डू को कोई नुकसान न पहुंचे। अच्छा लगा, जबरदस्त अच्छा लगा। बहुत ये करूँ इंतजार है, बहुत मेहनत करके अपन बनाया। अपन उसके से घी दबा के ऐसे दबा के बना के दिया। वो कुछ तो भी आ रहा है तो कुछ तो भी नहीं होता लड्डू। अलीगढ़ में वृद्धाश्रम चलाने वाले सत्यदेव शर्मा ने 21 साल से राम मंदिर के लिए अन्य त्यागा हुआ है। अब उनका प्रण पूरा होने वाला है। देखिए पूरी खबर। ये अलीगढ़ के राम भक्त सत्यदेव शर्मा हैं। इन्होंने 21 साल पहले राम मंदिर के लिए संकल्प लिया था। सत्यदेव शर्मा ने इस प्रण के मुताबिक 21 साल से अन्न नहीं खाया। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान फिलहाल राम मंदिर में चल रहे हैं। ऐसे में राम भक्त सत्यदेव शर्मा कहते हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद 21 साल बाद वो अन्न ग्रहण करेंगे। मम द्रोही शिवद्रोही ममदास का हवा वो नरमो सपनों नहीं भावा। तो उन्होंने सपने मुझे हुआ कि आप जो है भगवान राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है अयोध्या में। तो मैंने उनसे कहा साहब मैं तो बनवा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई प्रण ले सकता हूँ कि मैं जब तक आपका मंदिर न भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा मैं तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। सत्यदेव शर्मा फिलहाल अलीगढ़ में वृद्धाश्रम चलाते हैं। उनके वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने कहा है कि उन्होंने खुद देखा है सत्यदेव शर्मा ने वर्षों से अन्न त्यागा हुआ है और अब भव्य राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं। ऐसे में अब राम मंदिर बनने के बाद रामलला के दर्शन करने अयोध्या भी जाएंगे। और पुरी में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए नवीन पटनायक मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। दिल्ली में आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होने जा रही है। मुकुल वासनिक के घर पर होगी दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक। शाम 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। यूपी की 80 सीटों पर चर्चा करेंगे दोनों पार्टियों के नेता। यूपी की कई लोकसभा सीटों पर दरअसल पेंच फंसा हुआ है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग कैसे होगी? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगी? कितनी सीटों पर विवाद ज्यादा है? इन तमाम सवालों पर दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर शाम के वक्त दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की बड़ी बैठक होगी। TV9 सूत्रों के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो कांग्रेस 15 से 20 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। सूत्रों ने बताया कि अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से कहा है कि पहले कांग्रेस से उनकी डिमांड जान लीजिए। कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर अपने लिए कम से कम 23 सीटें चाहती है, तो समाजवादी पार्टी ने होमवर्क कर अपने लिए 58 सीटों की लिस्ट बनाई है। अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी हर हाल में कांग्रेस से गठबंधन चाहती है, ऐसे में सीटों को लेकर कोई गतिरोध नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज होने वाली मीटिंग में प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जावेद अली खान, लालजी वर्मा, उदयवीर सिंह और संग्राम यादव शामिल होंगे। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लखीमपुर और मुरादाबाद जैसी कई सीटों पर पेच फंसा है। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तैयारी। आज से संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पार्टी की यात्रा को अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाई है। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी की यात्रा के लिए तैयार किए गए चुनाव रथ की है। जाहिर है आज से संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए यात्रा की शुरुआत हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान यात्रा बेहद अहम है। संविधान बचाओ यात्रा के इस चुनावी रथ पर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो खास तौर पर लगाई गई है, तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों के अलावा समाजवादी पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं के फोटो भी इस चुनावी रथ पर लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा को आज हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में चुनावी रथ के जरिए उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों को समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा से कवर करेगी। पहले चरण में समाजवादी पार्टी का ये अभियान आज से 1 फरवरी तक चलेगा। इस यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी अपने चुनावी अभियान में जान फूंकना चाहती है, ताकि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के अलावा मतदाताओं में भी खास संदेश दिया जा सके। और अब खबर पंजाब को लेकर। लोकसभा चुनावों से पहले सीएम भगवंत मान ने एक बड़ा दावा किया है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनावों में पंजाब बनेगा हीरो, और ये भगवंत मान ने कहा है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर इंडिया फ्रंट में घमासान मचा है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्थानीय लीडरशिप गठबंधन के पक्ष में नहीं है। पंजाब में कांग्रेस के स्थानीय नेता कई बार साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान होगा। वहीं अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश की सभी 13 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 13 सीटों पर जीत हासिल करेगी और पंजाब लोकसभा चुनाव में हीरो बनेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इससे पहले इस समारोह में 461 पुलिस हेड कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र भी दिए और कहा कि पंजाब में 8 यूपीएससी सेंटर खोलेंगे, जहां फ्री में यूपीएससी की कोचिंग मिलेगी। इसके अलावा पंजाब में कैदियों की पेशी अब वर्चुअल मोड के जरिए भी होगी।